यदि आपने घर बनाने के लिए होम लोन ले रखा है, असेसमेंट ईयर 24 और 25 में आईटीआर फाइल करते समय आपको इस पे टैक्स बेनिफिट किस तरीके से मिलेगी। यदि आपने एक गलती कर दी तो आपको होम लोन पे टैक्स देना होगा। ये टैक्स आप किस तरीके से देंगे इसको वीडियो में हम पूरी तरीके से समझेंगे। तो होम लोन पे टैक्स बेनिफिट से रिलेटेड आज 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको होम लोन पे टैक्स बेनिफिट यदि लेना है तो आपको होम लोन के टाइप को समझना जरूरी है। तो बात करेंगे कि इनकम टैक्स में होम लोन के क्या टाइप्स हैं, इसके बाद इनकम टैक्स में प्रॉपर्टी के क्या टाइप्स बताए गए हैं, इसके बाद बात करेंगे कि होम लोन पे जो आप ईएमआई पे करते हैं उसका क्लेम आप कब कर सकते हैं इनकम टैक्स में, इसके बाद ईएमआई पे क्लेम आपको कहां पे करना है और आप कितना क्लेम कर सकते हैं। तो इन पांचों पॉइंट्स को आज वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स में होम लोन के क्या टाइप्स बताए गए हैं। कोई भी हाउस प्रॉपर्टी को यदि आप परचेस करने के लिए होम लोन लेते हैं या फिर आप उसको कंस्ट्रक्शन कराने के लिए होम लोन लेते हैं, आपकी कोई ज़मीन खाली पड़ी हुई है और आप उस पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप लोन लेकर के बना सकते हैं और आप उस पर छूट पा सकते हैं। या फिर आपकी प्रॉपर्टी पहले से यदि बनी हुई है, यदि आप उसको रिनोवेशन कराना चाहते हैं या रिपेयर या रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी यदि आप जो लोन लेते हैं उस पर भी आपको यहाँ पे छूट मिलता है। तो जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं या फिर आप कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं वो प्रॉपर्टी की टाइप क्या होनी चाहिए। इनकम टैक्स में प्रॉपर्टी की टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसी के अनुसार आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड हो सकती है, वो लेट आउट हो सकती है, यानी कि आप किराए पे उसको आप दे सकते हैं। किराए पे भी आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दे सकते हैं या फिर आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए दे सकते हैं या फिर आपकी कोई ज़मीन खाली पड़ी हुई आप उस ज़मीन को भी किराए पे दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट कैटेगरी में आएगी और जिसपे कि आपको होम लोन लेने पर आपको टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और कवर्ड की गई है कि यदि फाइनेंशियल 2016-17 में यदि आपने ऐसे प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपने यदि लोन ले रखा था तो उस पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि आपने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए यदि आपने लोन ले रखा था तो उसको भी इसमें कवर्ड किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 16 और 17 में जो प्रॉपर्टी आपने लोन लेकर के आपने खरीदा है उस पर आपको टैक्स बेनिफिट यहाँ पे इनकम टैक्स में मिलती है। वैसे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी आपने लोन ले रखा है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो एक बार हम 2016 और 17 वाली प्रॉपर्टी की डिटेल समझ लेते हैं, इसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग का समझ लेते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। फाइनेंशियल ईयर 2016 और 17 में जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है उसके प्रोविज़न को एक बार आप समझ लेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। और ऐसे प्रॉपर्टी पे जो आपने लोन ले रखा है उसका डिडक्शन आपको 80EE में मिलेगा, लेकिन 80EE में भी सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अभी मैं आपसे आगे बात करूँगा क्योंकि जो भी ईएमआई आप पे करते हैं लोन पे उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही कंपोनेंट होता है। तो फाइनेंशियल 16 और 17 में जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन का उसको आप 80EE में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट इंडिविजुअल को ही केवल दी जाएगी। तो 80EE में जो प्रॉपर्टी कवर्ड की गई है उसकी वैल्यू 50 लाख तक होनी चाहिए और जो लोन आपने लिया है बैंक से उसका जो अमाउंट होना चाहिए वो 35 लाख तक होना चाहिए, तभी आप ऐसे प्रॉपर्टी का आप 80EE में इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आप फाइनेंशियल ईयर 16 और 17 में आप खरीद रहे थे वो प्रॉपर्टी आपका फर्स्ट हाउस होना चाहिए। मतलब जब आप इस लोन को ले रहे थे उसमें आपकी कोई भी प्रॉपर्टी आपके नाम से नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशंस हैं जिसको यदि आप फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का आप जो है हर असेसमेंट ईयर में आप क्लेम कर सकते हैं जब तक कि आपका लोन रीपे ना हो जाए। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी एक बार प्रोविज़न को समझ लेते हैं कि यहाँ भी देखिए कंडीशन ये है कि एक ही प्रॉपर्टी यदि आप अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत परचेस करते हैं तो उस केस में आपको इसका भी डिडक्शन 80EE में देखने को मिलेगा। आप 80EE में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट का ही क्लेम यहाँ पे आप ले सकते हैं और इसके लिए भी कंडीशन है कि ये जो लोन होना चाहिए सेंक्शन 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में लोन आपका सेंक्शन होना चाहिए और इसकी बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलती है। और ये जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक होनी चाहिए। और इसके बाद
ऐसा पर्सन जो कि 80EE में डिडक्शन ले रहा है तो वो पर्सन 80EE में डिडक्शन इंटरेस्ट का क्लेम नहीं कर सकता है। मतलब कि 80EE में भी आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी, उसका क्लेम आप ले रहे हैं, और साथ में आपने अफोर्डेबल हाउसिंग में भी एक प्रॉपर्टी बाई कर ली, तो ऐसे केस में आप 80EE का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। और इसके बाद देखिए एक कंडीशन यहाँ पे ये भी है कि असेसी डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और जब आप इसका क्लेम ले रहे हैं तो आपका कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं होनी चाहिए। यदि आपके नाम पे है तो फिर आप 80EE में उसका क्लेम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोकेशन भी है कि यदि आपका ये जो लोकेशन है मेट्रो सिटीज़ में, यदि अफोर्डेबल हाउसिंग में आपने बाई किया है प्रॉपर्टी, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, तो इसके लिए जो कारपेट एरिया है उसका जो एरिया का लिमिट दिया गया है कि 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 645 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि उतना तक है तो फिर आप 80EE में क्लेम कर सकते हैं। वहीं पे किसी अदर सिटी या टाउन में यदि है प्रॉपर्टी तो उस केस में 968 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 80EE में इंटरेस्ट को क्लेम करने के लिए। अब आपको 80EE में कितना क्लेम मिलेगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो आप एक्चुअल इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं और 1,50,000 जो दोनों में से कम होगा वो आप जब तक लोन अपना पे ना करें तब तक हर असेसमेंट ईयर में आप इसका क्लेम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 80EE में आप 1,50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो नॉर्मल हाउस प्रॉपर्टी के केस में यहाँ पर मैं फिर से बताना चाहूँगा कि कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही वो प्रॉपर्टी है जो कि 16 और 17 में खरीदी गई है। हालांकि इसमें जो मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ इनकम टैक्स का, उसमें बाकी दोनों प्रॉपर्टी के भी रूल्स इसमें कवर्ड हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे होम लोन में आप सभी को पता है कि EMI आती है और EMI में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं कि देखिए जो भी लोन का आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 24 में मिलेगा। जो सेक्शन 80EE है और 80EA है उसका इंटरेस्ट तो उसी सेक्शन में आप क्लेम कर पाएंगे। उसके अलावा जो प्रॉपर्टी है उसका क्लेम आप सेक्शन 24 में करेंगे और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में आपको करना होगा। और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उस सेक्शन 24B में आप उसका क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड की हम बात कर लेते हैं। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में आप मैक्सिमम 2 हाउस तक आप सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्लेम ले सकते हैं, और 2 हाउस से यदि जाता है तो आपको वो डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाता है इनकम टैक्स के रूल के अनुसार। और यदि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी हो या डीम्ड टू बी लेट आउट हो, ठीक है, ऐसे केस में जो भी इंटरेस्ट आप लोन पे कर रहे हैं उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में यहाँ पे रूल थोड़ा सा चेंज है कि यदि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए 2 हाउसेस तक परचेस करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए यदि आपने लोन ले रखा है तो उस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसमें आप मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही केवल इंटरेस्ट कंपोनेंट पे आप छूट ले सकते हैं। वहीं पे यदि आपने प्रॉपर्टी को रिपेयर कराने के लिए, रिनोवेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए यदि आपने लोन ले रखा है तो ऐसे केस में आप मैक्सिमम 30,000 तक का इंटरेस्ट कंपोनेंट पे आप यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि EMI में जो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट है, जैसे आपने देखा अफोर्डेबल हाउसिंग के केस में, या फिर जो प्रॉपर्टी आपने फाइनेंशियल ईयर 16 और 17 में खरीदी है, या फिर कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी है, तो उसमें जो आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट जो जा रहा है EMI में, ठीक है, जो आपका मूलधन वाला कंपोनेंट जा रहा है, तो उस पे आपको डिडक्शन कितना मिलता है। तो उस पे आपको 80C में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपने कंस्ट्रक्शन कराने के लिए यदि लोन ले रखा है तो वो कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर आपका कंप्लीट होना चाहिए, और जिस डेट को आपने लोन ले रखा है उस डेट से 5 साल के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद जो डिडक्शन आप क्लेम करेंगे इंटरेस्ट कंपोनेंट का वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसको आप 80C में क्लेम करेंगे। इसके बाद है कि पर्सन मस्ट बी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी एंड लोन शुड बी इन हिज नेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करने के पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि यदि आपको डिडक्शन क्लेम करना है हाउस प्रॉपर्टी का,
ठीक है, इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल हो, तो उसमें जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो आपके नाम पे होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और वो प्रॉपर्टी हो सकता है कि ज्वाइंट में भी हो सकती है, ठीक है। और लोन भी आपका क्या होना चाहिए, उसी नाम से होना चाहिए। यदि आपकी प्रॉपर्टी ज्वाइंट में है, हस्बैंड और वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी आपने खरीदी हुई या आप उसको कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो आपका लोन भी क्या होना चाहिए, उसी पर्सन के नाम से होना चाहिए। तो लोन सिंगल भी हो सकता है, लोन ज्वाइंट भी हो सकता है। यदि सिंगल होगा तो सिंगल में लेंगे, यदि ज्वाइंट में रहेगा तो एक एक पर्सन को लोन के प्रपोर्शन में क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। यदि आप 50-50 में हैं तो 50-50% आप यहाँ पे इंटरेस्ट कंपोनेंट का आप डिडक्शन ले सकते हो, प्रिंसिपल कंपोनेंट का डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस चार्ट को एक बार आप ध्यान से समझ लेंगे। सेक्शन 24 प्लस सेक्शन 80EE का यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यदि आप इंटरेस्ट कंपोनेंट क्लेम कर रहे हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन लेट आउट के केस में जैसे मैंने बताया कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं है। वहीं पे प्रिंसिपल कंपोनेंट के यदि बात करें तो 80C में आप 1.5 लाख रुपए का सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ले सकते हैं और लेट आउट के केस में भी आप 1.5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। 80EE का जो इंटरेस्ट है वो आप 50,000 रुपीज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में एडिशनल डिडक्शन, लेकिन कंडीशन ये है कि ये आपका पहले खत्म होना चाहिए, यानी कि ये पहला वाला एग्जॉस्ट होना चाहिए। यदि आपका ये पहला जब तक एग्जॉस्ट नहीं होगा तब तक आप 80EE का इंटरेस्ट ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक का आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लेट आउट के केस में भी 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे 80EE में भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 80EE में भी ज्वाइंट ओनरशिप और ज्वाइंट लोन का भी यहाँ पे फैसिलिटी है। आप यहाँ पे दोनों ही जो ओनर हैं या भी लोन उनके नाम से तो आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन 80EE में टैक्स बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगी यदि आप लोन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हैं, कॉमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि आपको होम लोन पे टैक्स बेनिफिट लेनी है तो आपको ITR भी असेसमेंट ईयर 24 और 25 से आपको सही तरीके से फाइल करना पड़ेगा। यदि आपने ITR को सही तरीके से फाइल नहीं करते हैं तो फिर उस केस में आप जो होम लोन पे इंटरेस्ट कंपोनेंट आप क्लेम कर रहे हैं उस पर आपको हो सकता है कि आपको टैक्स पे करना पड़ जाए। तो यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझेंगे ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो सके। तो असेसमेंट ईयर 24 और 25 से यानी फाइनेंशियल 23 और 24 से जो रूल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है और इसी रूल को समझाने के लिए हमने होम लोन का टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पे समझाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम ये दोनों ही हमने नोट डाउन किया हुआ है। यदि आप अपनी ITR को ड्यू डेट के पहले यदि आप फाइल करते हैं तो फिर उस केस में आपको किस तरीके की बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगी, और यदि आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो फिर उस केस में क्या बेनिफिट देखने को मिलेगी। यहाँ पे सैलरी इनकम 12,50,000 का हमने लिया है, ठीक। आपको अपनी एक्चुअल फिगर लेनी है। यहाँ पे सैलरी की इनकम 12,50,000, HRA 1 लाख रुपीज़ हमने माइनस कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ का माइनस कर देंगे। प्रोफेशनल टैक्स सपोज दैट 2,000 रुपीज़ का प्रोफेशनल टैक्स है, माइनस करने के बाद यहाँ पे 10,98,000 नेट सैलरी इनकम आ रही है। और यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दोनों ही प्रॉपर्टी हमने लिया हुआ है। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में यहाँ पे इंटरेस्ट जो कंपोनेंट है हमारा, जैसे हमने देखा था 3,50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट कंपोनेंट है। अब यहाँ पे लोग सवाल करेंगे कि आप यहाँ पे इनकम नहीं ले रहे हैं लेट आउट से कि कितना इनकम हो रखा है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टी का यहाँ पे केवल इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इंटरेस्ट कंपोनेंट लिया हूँ। कई बार ये भी होता है कि आप जो प्रॉपर्टी आपने किराए पे चढ़ा रखी है उसका रेंटल इनकम आपका कम आ रहा है लेकिन उसका आपका इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है, तो ऐसे केस में वो भी सिनारियो आप देखेंगे तो इंटरेस्ट जो आपका होगा वो लॉस ही होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप इंटरेस्ट कंपोनेंट को लेके चल सकते हैं। बाकी आपके केस में यदि रेंटल इनकम को माइनस करने के बाद रेंटल इनकम आपका ज़्यादा आता है तो फिर वो यहाँ पे इनकम आपका हो जाएगा, और मेरे केस में यहाँ पे लॉस है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप देख करके कैलकुलेशन करिएगा। और यहाँ पे जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी उसके लिए जो इंटरेस्ट है वो 1,40,000 रुपये है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में मैक्सिमम 2 लाख रुपये तक का इंटरेस्ट डिडक्शन आपने देखा था। अदर सोर्सेज की इनकम में सेविंग बैंक की इंटरेस्ट 9,000, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट 4,500। टोटल जो इनकम यहाँ पे आ रहा है सब कुछ एडजस्ट करने के बाद ये लॉसेस
5,94,500 का आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन देख लेते हैं कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ये सारे डिडक्शंस देखने को मिलते हैं, क्लेम करने को मिलते हैं। तो यहाँ पे LIC PPF NPS 1,50,000, 80D का हेल्थ इंश्योरेंस 19,500, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट 10,000 रुपये तक मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है 80EE का, यानी कि जो फाइनेंशियल 16 और 17 में कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने लोन ले रखा था तो उसका इंटरेस्ट आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, आपके केस में होगा तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं अमाउंट। ठीक है, और वैसे भी यदि मैं ले करके आपको समझाऊंगा भी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। और 80EE में भी आप देख सकते हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग का इंटरेस्ट था उसको भी हमने यहाँ पे नहीं लिया हुआ है, आपके केस में होगा तो आप ले सकते हैं। टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद टैक्स की कैलकुलेशन यदि हम करेंगे तो देख सकते हैं 4,43,000 जो हमारी इनकम आई थी उस पर आप इस स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 9,650 रुपीज़ का यहाँ पे टैक्स बना, लेकिन रिबेट मिल जाने के कारण यहाँ पे नेट टैक्स आपका क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसके बाद न्यू टैक्स रेजिम की यदि हम बात कर लेते हैं एक बार। ओल्ड टैक्स रेजिम में हमने देख लिया कि हमारा टैक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। न्यू टैक्स रेजिम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको 80C से लेके 80U तक का कोई भी डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। असेसमेंट ईयर 24 और 25 से प्रोफेशनल टैक्स का भी यहाँ पे क्लेम आपको नहीं मिलेगा। कोई भी अलाउंसेस HRA वगैरह का यहाँ पे अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे। तो HRA का यहाँ पे नील हो गया। पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ किया गया है 50,000। प्रोफेशनल टैक्स भी यहाँ पे आपका नील हो जाता है। तो टोटल यहाँ पे जो नेट आई सैलरी वो 12 लाख रुपए की आई। यहाँ पे जो लेट आउट प्रॉपर्टी है इसका आप देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है ये हमारा ज़्यादा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ हमने इंटरेस्ट कंपोनेंट को ही लिया हुआ है, तो ये हमारा लॉस है और सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला भी लॉस है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि न्यू टैक्स रेजिम में जो हाउस प्रॉपर्टी से आपको लॉस हो रहा है, यहाँ पे जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसको आप न्यू टैक्स रेजिम में इसके रेंटल इनकम को आप ले सकते हैं और उसका इंटरेस्ट जो होगा लोन का उसको आप एडजस्ट करा सकते हैं। लेकिन यदि आपको न्यू टैक्स रेजिम में हाउस प्रॉपर्टी से यदि लॉस हो रहा है, यानी कि जो इंटरेस्ट आपका है वो रेंटल इनकम से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको आप किसी भी इनकम से यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में आपने देखा कि हमने इसको क्या किया था, सेट ऑफ किया था, क्योंकि ओल्ड टैक्स रेजिम में आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका आप कोई भी यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट कंपोनेंट का क्लेम आप यहाँ भी नहीं कर सकते, ना ही इसको आप एडजस्टमेंट करा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो डिडक्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड का आपको नहीं मिलेगा। लेट आउट का आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट को एडजस्ट करने के लिए, लेकिन लॉस होगा तो उसको आप किसी भी दूसरे इनकम से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हैं। ठीक, तो आपको ये हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे आते हैं सोर्स ऑफ इनकम में हम ये दोनों इनकम ले लेंगे। इसके बाद हमारा जो यहाँ पे डिडक्शन है ये कोई भी डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। 80EE 80EE सारे डिडक्शंस यहाँ पे नील कर दिए गए हैं। तो नेट इनकम यहाँ पे 12,13,500 का नेट इनकम आएगा। इसके बाद इस पर टैक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टैक्स 92,700 रुपीज़ का आएगा और इसमें एजुकेशन सेस आप देख सकते हैं 3,708 और मार्जिनल रिलीफ और रिबेट का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इनकम 7 लाख के ऊपर क्रॉस कर चुकी है, इसलिए आपको रिबेट वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो टोटल जो टैक्स आ रहा है वो 88,992 रुपीज़ आ रहा है न्यू टैक्स रेजिम में। लेकिन आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में देखा कि 0 टैक्स आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपको होम लोन का जो इंटरेस्ट मैंने आपको बताया, यदि वो आपको सेव करना है, आपको अपनी इनकम कम करनी है, तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। देख रहे हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में आपका टैक्स यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसका भी एक ड्यू डेट है दोस्तों। आपको 31 जुलाई 2024 के पहले ही ये काम आपको कर लेना है। मतलब कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ITR फाइल करनी है तो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। यदि आपने बाय डिफ़ॉल्ट गलती आपने कर दी, 31 जुलाई तक अपनी ITR आपने फाइल नहीं की, तो फिर उस केस में आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल नहीं कर पाएंगे और फिर आपको न्यू टैक्स रेजिम में ही मजबूरन ITR फाइल करना पड़ेगा। और ऐसे केस में आपको फिर ये वाला
टैक्स पे करना पड़ेगा, साथ में आपको 5,000 रुपये की लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो आपको इससे बचना है, आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन और इन सब का डिडक्शन आपको लेना है, तो आप अपनी ITR को टाइम से पहले फाइल करें और अपना जो कंपैरिजन जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप खुद भी ऐसी तरीके से बना करके अपना कंपेयर करके इनकम आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप को आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।